लेकिन ये लिस्ट जो पब्लिश कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये किश्तों में लिस्ट क्यों आ रही है, पिक एंड चूज़ क्यों हो रहा है? आज 5 नाम देते हैं, कल 10 नाम देते हैं, परसों 12 नाम देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 4 लोगों के नाम मैं आपको बताता हूँ। इनके एक रजौरी पुंछ से मिनिस्टर हैं, एक्स मिनिस्टर, जो पिछली सरकार में मंत्री थे, उनके ऊपर एलिगेशन है कि उनके पास सुजमा में 100 कनाल जमीन है जो फॉरेस्ट लैंड उन्होंने एक्वायर की है, उसका नाम कहीं नहीं है। एक कांग्रेस से बड़े नेता, वो भी पूर्व मंत्री, इनके पास गए हैं सिर्फ अपनी जमीनें बचाने के लिए, उनका नाम लिस्ट में नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब थे इनके पहले, जो नगरोटा में, जो वो आप सब लोग जानते हो वो क्या हुआ है, जहाँ आर्मी कॉलोनी है, वहाँ एक आलीशान बंगला बन गया, और अगर आर्मी ने रोका तो एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनके ऊपर FIR रजिस्टर हुई, वो किसी ने कोई बात नहीं की। एक इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं विजयपुर से, उनके ऊपर एलिगेशन उन्हीं के पार्टी के बंदे ने लगाया कि मेरी जमीन उन्होंने हड़प ली है, और उसके ऊपर FIR रजिस्टर हुई पुलिस स्टेशन में। बताइए, किसी की अरेस्ट हुआ है, किसी को कुछ पूछा गया? तो हम ये पूछना चाहते हैं कि सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी रह गई है जो दूध की नहाई हुई है, बाकी सब चोर हैं? अगर हम कहते हैं किसी ने गलत किया, हम ओपन चैलेंज करते हैं। अगर PDP में 4 साल सरकार चलाई, जब हमारे साथ सरकार उन्होंने चलाई तब हम ठीक थे, तब हम राष्ट्रवादी थे, तब हम देश हित में बात करते थे। लेकिन जब इन्होंने हमारे साथ सरकार तोड़ दी, आज हमें ये कहते हैं कि ये राष्ट्रविरोधी हैं, ये राष्ट्र के खिलाफ बात करते हैं। ऐसी बात नहीं है। किसी भी अलायंस को आप गैंग नहीं कह सकते। देखिए, अगर मैं ये कह दूँ NDA गैंग है, अब मैं अगर कह दूँ, इन्हीं NDA वालों पर बहुत सारे इल्ज़ाम हैं, देश में दंगे करवाने के इल्ज़ाम हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर मर्डर केस चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों में बहुत सारी बातें हैं, तो हम वो बात कहना नहीं चाहते हैं। गिरफ्तार अलायंस 2 पॉलिटिकल पार्टियों ने की है, 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टी, उसके साथ कुछ और छोटी पार्टी भी हैं। तो उस अलायंस में जो हमारी आइडेंटिटी। हमारे साथ खास बातचीत में आज मौजूद हैं राजेंद्र मनहास जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं PDP से। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। स्वागत। सर, क्या कारण था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर? देखिए, आज का जो हमारा मेन मोटिव था कि पिछले 4-5 दिन से प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमें ये पता चल रहा था कि PDP ऑफिस को भी ये लोग कह रहे हैं कि इन PDP इन लोगों ने इनको ग्रैब करके रखा है, और श्रीनगर का जो ऑफिस है वो भी लीगल तौर पे चल रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके ऊपर बताया कि ये 20-25 साल से हमारे पास रेंट पे है, और हम इसका बराबर फेयर देते आ रहे हैं, किराया बराबर भरते आ रहे हैं, और हम किसी भी तौर पर PDP किसी इस बात पे यकीन नहीं रखती कि इलीगल तौर पे किसी को दबाया जाए या कोई और हमें परेशानी। ये सारी जितनी भी परेशानियां हैं इस वक्त जो इलेक्शन की वजह से आ रही हैं, अपोजिशन पार्टियां इसको मुद्दा बनाना चाहती हैं अलग से अलग, मगर अब PDP ऑफिस को भी मुद्दा बनाने के चक्कर में है। तो आज इस वजह से हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ रखी, और अपने जो लीगली डॉक्यूमेंट थे वो हमने आज पेश किए हैं। और आप देख सकते हैं कि बराबर हम पिछले 20-25 साल से इसका रेंट देते आ रहे हैं, मगर कुछ अपोजिशन पार्टियां PDP के पीछे ही पड़ गई हैं, महबूबा जी के पीछे ही पड़ गई हैं। वो टोटली हम लोगों को गलत साबित करने के ऊपर दुनिया है। कभी PDP ऑफिस के बाहर हिंदुस्तान का झंडा जबरदस्ती कहते हैं जी ज़बरदस्ती लगाना है, तो हमने तो कभी किसी को मना नहीं किया। और उसके बाद भी इन्होंने मुद्दा बनाया, वो बिहार की इलेक्शन थी उस वक्त, और उसको अब DDC इलेक्शन है तो इन्होंने नया रोशनी एक्ट के तक मारे थे। रोशनी एक्ट गलत तरीके से हो गया, वैसे हो गया, और PDP के लोगों ने उसमें बहुत ज़्यादा धांधलियाँ की हैं, और जो PDP ऑफिस गांधीनगर में बना है वो भी इन्होंने इलीगल तौर पर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, हम किसी चीज़ पर इलीगल तौर पर नहीं बैठे थे, बराबर रेंट देते हैं और गवर्नमेंट को देते हैं। आप इसकी रसीद देख सकते हैं, अगर किसी को डाउट है तो इन रसीदों की इंक्वायरी करवा सकता है। तो गवर्नर साहब से ये ज़रूर कहते हैं कि आप इन चीज़ों की इंक्वायरी करवाइए, और जो लोग PDP को बदनाम कर रहे हैं, महबूबा जी को बदनाम कर रहे हैं सिर्फ DDC की इलेक्शन की वजह से, कि इनको कमज़ोर किया जाए, इनको कैंडिडेटों को कमज़ोर किया जाए, और जो भी गलतफहमियां लोगों के दिमाग में डालनी है, हमने अपने लोगों के सामने आज इस बात को क्लियर किया है कि हम कोई गलत काम नहीं करते। जो भी करेंगे दुनिया के हक में काम करेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में काम करेंगे, और कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिस लोगों को, हमारे PDP के वर्कर को वहाँ शर्मिंदगी महसूस होनी पड़े। राजेंद्र सर, कहा तो ये भी जाता है कि आपका एक PDP का ऑफिस जो है सुजमा में भी है। बिल्कुल नहीं है जी। आपको जिन लोगों ने, किसी ने अगर आप अपने घर के बाहर को PDP का झंडा लगा तो वो PDP का ऑफिस नहीं बन जाता। PDP का ऑफिस गांधीनगर 2A है, हेडक्वार्टर है, और इसके ऊपर उंगलियां उठाई गई हैं। किसी के घर पे उन्होंने उंगली नहीं उठाई, ये हमारे ऑफिस के ऊपर उंगली उठाई है। इस ऑफिस के अलावा और कोई भी ऑफिस नहीं है यहाँ पर? जम्मू, कठुआ, यहाँ पर जितने लोग हैं, मेन ऑफिस PDP का ऑफिस है, और PDP के गांधीनगर ऑफिस पे ही इन्होंने उंगली उठाई है कि ये इलीगल तौर पे चल रहा है। तो जो हमने आपको डॉक्यूमेंट पेश कर दिए है ये बिल्कुल क्लियर है। अगर डाउट है तो वो अपना इसको क्लियर करा सकते हैं। इसके बगैर कोई ऑफिस गांधीनगर जम्मू में नहीं चल रहा है। राजेंद्र सर, गुपकार अलायंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, जब जनता की आवाज़ को दबाया जाए, हर आवाज़ को जब दबाया जाए, जहाँ जो कोई बोलता है उसको उठा के अंदर डाला जाए, तो सबको मालूम है कि 4 घर में अगर 4 भाई हैं, अगर वो अकेले को तोड़ देते हैं,
तो जब चार भाई इकट्ठे होंगे तो कोई उनकी तरफ नहीं देखता। आज जम्मू कश्मीर के ऊपर ऐसे हालात आ गए कि सबको इकट्ठा होना पड़ा। बीजेपी ने सबको तोड़ने की कोशिश की है, किसी को नहीं बख्शा है। ये ओपन बात है, अब छुपाने की इसमें बात नहीं है। मगर ज़बरदस्ती किसी से नहीं चलती। कब तक ज़बरदस्ती करेंगे आप लोग? जम्मू कश्मीर के हालात ज़बरदस्ती वाले नहीं हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और सबको पता है आज जम्मू कश्मीर का जो अलायंस हुआ है जम्मू कश्मीर के भलाई के लिए हुआ है। आज जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर डाका डालना पड़ा है, संस्कृति के ऊपर भी इन्होंने डाका डालने की कोशिश की है, हर आदमी को तोड़ने की कोशिश की है। इसीलिए ये अलायंस हुआ है। और डीडीसी इलेक्शन के ऊपर खासकर कि सब इकट्ठे मिलके एक जो हिंदुस्तान में एक हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है वो बना रहे, इसीलिए वो अलायंस किया गया है। आज एहसास होता होगा कि जो अलायंस आपने बीजेपी के साथ किया था वो कहीं ना कहीं जो गलत था, इस चीज़ का एहसास आज हो रहा है। देखिए, अलायंस पहले भी हुए। अटल बिहारी वाजपेयी एक कद्दावर नेता थे हिंदुस्तान के। बीजेपी ने अगर उनको भी नहीं माना, उनके सिद्धांतों पे भी नहीं चलेगी, तो किसके सिद्धांतों पे चलेगी? अटल बिहारी जो वाजपेयी जी, अडवाणी जी, ऐसे लोगों के ऊपर भी अगर ये सिस्टम नहीं चलाएंगे तो मुझे बताइए अपनी मनमर्जी कब तक कर लेंगे? हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा देख रहा है। आज हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान की बहुत बड़ी खाई इन्होंने पैदा कर दी है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के अंदर आप देखें तो बहुत बड़ी खाई पैदा करी है। पीडीपी इस बात को ख़त्म करने के लिए सबके साथ खड़ी है और वो भाईचारा चाहते हैं। अलायंस करके गलती की थी। आज इस बात के ऊपर ये सोचें, मगर मुफ्ती साहब जो हमारे लीडर थे, हम उनकी बात वो पहले कहते थे ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल की बात है। फिर भी उस वक्त जो मैंडेट मिला था वो ऐसा था, एक तरफ पीडीपी को मिला था, एक तरफ बीजेपी को मिला था। मगर बीजेपी ने धोखा दिया पीडीपी को और सरकार तोड़ दी। आज हम अपने आप को महसूस करते हैं शायद वो अटल बिहारी वाजपेयी के उन तौर तरीकों पे नहीं चले। आने वाले वक्त में भी सियासत है, आने वाले वक्त में भी क्या होगा क्या नहीं होगा वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और लोग आज समझते हैं इस बात को कि बीजेपी ने पीडीपी को धोखा दिया। और सबसे बड़ी बात, महबूबा जी को 14 महीने इलीगल तौर पर अंदर रखा तो सब समझ गए कि किसने किसके साथ ज्यादती की। ये मैं आप पे और अपने लोगों पे छोड़ता हूँ। सर मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका सर? मैं वीरेंद्र सिंह सोनी। वीरेंद्र सर, ये जो गुपकार अलायंस बना है अब, तो इसको भी गुपकार गैंग कहा जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो इस अलायंस को गैंग कहते हैं तो इसी गैंग के साथ अगर मान लें ये गैंग कहते हैं तो इसी के साथ इन्होंने सरकारें बनाई हैं। वाजपेयी साहब ने फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ अलायंस किया था जब आप एनडीए की गवर्नमेंट थी, उमर अब्दुल्ला साहब वहाँ मंत्री थे। फिर उसके बाद बीजेपी ने हमारे साथ भी अलायंस किया था, हमारे साथ 4 साल सरकार चलाई। जब हमारे साथ सरकार उन्होंने चलाई तब हम ठीक थे, तब हम राष्ट्रवादी थे, तब हम देश हित में बात करते थे। लेकिन जब इन्होंने हमारे साथ सरकार तोड़ दी, आज हमें ये कहते हैं कि ये राष्ट्र विरोधी हैं, ये राष्ट्र के खिलाफ बात करते हैं। ऐसी बात नहीं है। किसी भी अलायंस को आप गैंग नहीं कह सकते। देखिए, अगर मैं ये कह दूँ एनडीए गैंग है, अब मैं अगर कह दूँ इन्हीं एनडीए वालों पर बहुत सारे इल्ज़ाम हैं, देश में दंगे करवाने के इल्ज़ाम हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर मर्डर केस चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों में बहुत सारी बातें हैं, तो हमें वो बात कहना नहीं चाहते हैं। गुपकार अलायंस 2 पॉलिटिकल पार्टियों ने की है, 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टी, उसके साथ कुछ और छोटी पार्टी भी हैं। तो उस अलायंस में जो हमारी आइडेंटिटी, जो 5 अगस्त 2019 को जो हमारे साथ हुआ है, जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी को ख़त्म किया गया, हमारा स्पेशल स्टेटस छीना गया। और वो स्टेटस जिसको हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया था, कहीं बाहर से तो वो नहीं आया था ना, इसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें वो दिया था, वी आर इंडियन। तो जो हमारे साथ गलत हुआ उसके लिए हमने एक अलायंस किया है। वो आज मुझे समझ नहीं लगती है कि हमारे अलायंस से भारतीय जनता पार्टी को तंगी किया है। वो कभी हमें कहती है जी ये गुपकार। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि करगिल में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद से अपनी वहाँ ऑटोनमस हिल काउंसिल चला रहे हैं। अगर वाकया में इनमें नैतिकता है, अगर वाकया जी हमें गैंग कहते हैं, ये कहते हैं हम गैंग हैं, हम गैंगस्टर हैं। गैंगस्टर किसको कहते हैं? जो मतलब बदमाश गुंडे लोग होते हैं। तो हमारे साथ क्यों है वहाँ एनसी के साथ? हमारे साथ एनसी के साथ वो कहाँ क्यों है? वहाँ छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का ये काम रहा है। हमारे कारगिल में भी जो 2 कॉर्पोरेटर जीते वो भी इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। तो ये बात लोकतंत्र की करते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र के लायक नहीं है। तो एनसी और बीजेपी की कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है, तभी वहाँ पे लेह में इस तरह का हुआ? नहीं, वो पहले हुआ था।
वो आज से 2 साल पहले हुआ था। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर वाकया में इनके जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो रोज़ कहते हैं ना हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, तो वो क्यों नहीं कर रहे आज उनको ये कहना चाहिए। सिर्फ सत्ता के लिए, कुर्सी के लालच के लिए आप ये कुछ कर रहे हो, छोड़ दीजिए। और अगर आपके पास प्रिंसिपल है, अगर आप कहते हो ठीक है हम प्रिंसिपल पे सरकार बनाते हैं, हम असूलों पे हम चलते हैं, तो उनका ये असूल कहाँ है। एक तरफ से आप एक मुंह से हमें कहते हो जी ये गुपकार गैंग है, तो दूसरी तरफ उन्हीं के एक पार्टनर के साथ आपने वहाँ अपनी कुर्सी बचाई हुई है। तो मैं समझता हूँ कि आज जम्मू के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं और आने वाले जो इलेक्शन है, जो आपने जो भी इलेक्शन की बात की, उसमें उस इलेक्शन में इनको जवाब मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। सर कहा जाता है कि पीडीपी जो है यहाँ पे स्टेट लैंडों पे कब्जा किया है, फॉरेस्ट लैंडों पे कब्जा किया है। मैं जानना चाहूँगा महबूबा मुफ्ती यहाँ की सीएम रही, मुफ्ती साहब यहाँ के सीएम रहे, उनके यहाँ पे कितने जगह पे मकानात हैं, कितनी यहाँ पे ज़मीनें हैं? देखिए आपने एक अच्छा सवाल पूछा है। हम आपके माध्यम से, कल भी मैंने एक चैनल पे डिबेट में कहा था, हम ओपन चैलेंज करते हैं। महबूबा मुफ्ती के नाम पे 1 मरला ज़मीन मैं ज़्यादा कह गया हूँ, आधा मरला ज़मीन कहीं बता दीजिए। मुफ्ती साहब के नाम से आधा मरला ज़मीन, मुफ्ती साहब के पास सिर्फ 1 मकान है नौगाम में, और महबूबा जी के पास तो जम्मू में रहने के लिए मकान भी नहीं है। वो जब आती हैं पहले तो एज उनको मकान लाट था, वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया, वो गेस्ट हाउस में ठहरती हैं। अगर हम ओपन चैलेंज करते हैं कि अगर आप आधा मरला ज़मीन महबूबा मुफ्ती या मुफ्ती साहब या उनकी फैमिली के किसी मेंबर के नाम पे साबित कर दें, जो कहीं हम भारतीय जनता पार्टी की बात मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात इसमें मैं और एक ऐड करना चाहता हूँ, ये रोशनी स्कैम आया, अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो कोर्ट है, कोर्ट डिसाइड करेगा क्या क्या गलत है और क्या ठीक है। लेकिन ये लिस्ट जो पब्लिश कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये किश्तों में लिस्ट क्यों आ रही है, पिक एंड चूज़ क्यों हो रहा है। आज 5 नाम देते हैं, कल 10 नाम देते हैं, परसों 12 नाम देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 4 लोगों के नाम मैं आपको बताता हूँ। इनके एक रजौरी पुंछ से मिनिस्टर हैं, एक्स मिनिस्टर, जो पिछली सरकार में मंत्री थे, उनके ऊपर एलिगेशन है कि उनके पास सुजमा में 100 कनाल जमीन है जो फॉरेस्ट लैंड उन्होंने एक्वायर की है, उसका नाम कहीं नहीं है। एक कांग्रेस से बड़े नेता, वो भी पूर्व मंत्री, इनके पास गए हैं सिर्फ अपनी ज़मीनें बचाने के लिए, उनका नाम लिस्ट में नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब थे इनके पहले, जो नगरोटा में, जो वो आप सब लोग जानते हो वो क्या हुआ है। आज देखिए अगर किसी ने ये कुंजवानी में, डिगियाने में या जीवन नगर में 2 मरले के ऊपर छत डालनी हो ना, लेंटर डालना हो, तो नहीं डाल सकता, क्योंकि आर्मी के रूल ही ऐसे, जहाँ जहाँ आर्मी कॉलोनी है वहाँ एक आलीशान बंगला बन गया, और अगर आर्मी ने रोका तो एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनके ऊपर FIR रजिस्टर हुई, वो किसी ने कोई बात नहीं की। एक इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं विजयपुर से, उनके ऊपर एलिगेशन उन्हीं के पार्टी के बंदे ने लगाया कि मेरी ज़मीन उन्होंने हड़प ली, और उसके ऊपर FIR रजिस्टर हुई पुलिस स्टेशन में। बताइए किसी की अरेस्ट हुआ है, किसी को कुछ पूछा गया? तो हम ये पूछना चाहते हैं कि सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी रह गई है जो दूध की नहाई हुई है, बाकी सब चोर हैं। अगर हम कहते हैं किसी ने गलत किया, हम ओपन चैलेंज करते हैं, अगर पीडीपी महबूबा मुफ्ती या मुफ्ती साहब के नाम से या उनकी किसी फैमिली मेंबर के नाम से 1 मरला ज़मीन पूरे जम्मू कश्मीर में अगर आप बता दीजिए, जो सजा करके भुगतने के लिए तैयार है। सर जिस तरह से बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आया है उसमें जो बड़े बड़े वादे किए गए हैं, वो वादे पहले भी किए गए थे, डेली वेजरों को लेके, बाकी सारे जो एम्प्लॉयमेंट देने की बात कही गई है, और जो पार्टीज़ के नाम दिए गए हैं उसमें जो एंटी नेशनल पार्टी जिनको कहा जाता है NC PDP, उसमें एक नाम और भी जुड़ चुका है, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी। पैंथर पार्टी जम्मू बेस्ड पार्टी है, वो कहाँ से एंटी नेशनल होगी? देखिए सर, मैं तो आपको कह रहा हूँ बीजेपी के पास एक गंगा जल है, जो उनके साथ है वो देश हित में है, जो उनकी पॉलिसी को विरोध करता है वो देश विरोधी है। मान लेते हैं जी, चलो इनकी पहले इन्होंने कहा NC देशद्रोही है, फिर हमें तो कहते ही है ना ये देशद्रोही है। हमारे साथ 4 साल इन्होंने सरकार बनाई, इन्होंने मिनिस्टर बनाए, MP बनाए, MLC बनाए, तब हम ठीक थे। लेकिन पैंथर पार्टी का जब तक आपने सवाल किया, पैंथर पार्टी तो मैं समझता हूँ देश हित वाली पार्टी है, वो हमेशा देश की बात करते हैं। हाँ, वो उनको क्यों देशद्रोही हैं? क्योंकि वो बीजेपी की पॉलिसी को अपोज करते हैं। दूसरी बात जो भी आपने यहाँ कही है कि यूथ इन्होंने वादे किए हैं, मैंने कल उनका घोषणा पत्र एक आया है, उसमें 70,000 नौकरी इन्होंने यूथ को देने का वादा किया है। आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 में जब 370 को तोड़ा गया, तो पार्लियामेंट में कहा गया जी जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए 370 सबसे बड़ी बात है, मान लेते हैं। फिर उन्होंने कहा जी अगर नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा ड्यू टू 370, आज 1.5-2 साल हो गए 370 टूटे हुए, बताइए किसी नौजवान को रोजगार मिला? सत्यपाल मलिक साहब ने कहा हम 1 लाख आदमी को नौकरी देने जा रहे हैं। फिर आगे मुर्मू साहब ने कहा जी 50,000 को देने जा रहे हैं। फिर आगे सिन्हा साहब ने कहा जी 25,000 को देने जा रहे हो। भाई किसने हाथ पकड़े थे आपके? 1.5 साल में तो आपने एक आदमी मुलाजिम नहीं किया, अब आप 70,000 देने जा रहे हो। मुझे समझ नहीं लगती, 2.5 लाख नौकरी आपने कागजों में बांट दी, लेकिन दी किसको है? तो ये जम्मू कश्मीर का नौजवान इन चीज़ों को समझ चुका है। और एक बात मेरी आप याद रखिए, एक शेर है, अपने चेहरे के दाग किसे नज़र आते हैं, अपने चेहरे के दाग किसे नज़र आते हैं, वक्त हर इंसान को आईना दिखा देता है। मेरी बात आप याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी को उस DDC इलेक्शन में जम्मू के लोग आईना दिखाएंगे कि नौजवान को आपने क्या बेवकूफ़ समझा।
उसको एक गलत समझ दिखाते हो। भाई अगर आपने रोजगार देना, पहले आप कहते थे जी कश्मीरी लेके रोजगार, जी पीडीपी ने बांदर बांट की जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की जी, कांग्रेस ने की जी, चलो जी मान लिया कि हम तो नालायक थे, हमने किया जी। आपके पास 2.25 साल है, आपने कोई एक आदमी मान लेते हैं, एक तो बंदा लगा बताओ कोई पूरे जम्मू कश्मीर में भैया हमने इसको रोजगार दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये अब खोखले बातों से बात बनने वाली नहीं है। और जो इनका घोषणा पत्र है, खासतौर पे डेवलपमेंट की बात करते हैं, मुझे बताइए 2.25 साल में कौन सी डेवलपमेंट हुई है, कौन सी इंडस्ट्री यहाँ नहीं आई है। तो लोग समझ चुके हैं, इनके अब खोखले वादों में कोई नहीं आएगा। और जब आपका रिजल्ट आएगा आप देख लीजिएगा, लोग अपना फैसला जो है इनको जरूर सुनाएंगे। राजेंद्र सर, डीडीसी इलेक्शन चल रहे हैं, क्या मैसेज रहेगा आम जनता के लिए? डीडीसी इलेक्शन के ऊपर मैं अपने जम्मू कश्मीर के भाइयों को यही कहूँगा कि देश स्टेट की हालात देख लीजिए। जिन लोगों ने हमें ये कहा था कि यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर सोने की चिड़िया बन जाएगा, आपने वो भी देख लिया। और आज ये सबको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मेरे साथी ने कहा 70,000 नौकरियां इन्होंने कागजों में बांट दी, 2.5 लाख के करीब बांट दी। तो हमारे नौजवानों को क्या मिल रहा है, हमारे डेवलपमेंट का क्या हो रहा है? तो ये सब बातें आप लोगों के सामने हैं। उसको देख के ही आप इलेक्शन का, जहाँ जिस भी प्रत्याशी को आप जिताना चाहते हैं, देख के बटन दबाइए। और ये बिल्कुल क्लियर है इस बार कि इस बार बीजेपी को अपना आईना दिख जाएगा। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, और इसी तरह की अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया में। अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।